नमस्कार, मैं रेणु कुमारी। मैं इस वीडियो में मॉडल सेट 1 जो सब्जेक्टिव दिया हुआ है हिंदी ऐच्छिक का कक्षा 12वीं, उन सारे प्रश्नों का हल मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रही हूँ। इसमें खंड क में खंड ख और खंड ग दिया हुआ है। खंड क में अपठित गद्यांश भी है और अपठित पद्यांश भी है, लेकिन गद्यांश और पद्यांश दोनों में से एक करना है। ठीक है, गद्यांश भी दिया हुआ है और पद्यांश भी दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अथवा करके दिया हुआ है। ठीक है, तो पहले हम लोग गद्यांश जानेंगे कि गद्यांश क्या है। हम लोग पढ़ते हैं। वृद्धावस्था का सच्चा आनंद, आत्मसंतोष, जिन्हें भविष्य की चिंता है वे वृद्ध नहीं हैं, वे तरुण ही हैं, क्योंकि उन्हें कर्म की चिंता है। जो कर्मशील होते हैं उन्हें सदा आत्मसंतोष मिलता है। उदाहरण के लिए, जो देश के भविष्य निर्माण के लिए चिंतित होते हैं उन्हें अपना कार्य समाप्त करके ही आत्मसुख मिलता है। जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी तरुण भारत के तरुण नेता थे। उनमें अदम्य साहस, स्फूर्ति एवं उत्साह था। वृद्धावस्था उनके शरीर को जीर्ण कर सकती थी, मन को नहीं। पर जो लोग एकमात्र शरीर सुख को ही अपना लक्ष्य मानते थे, उनके जीवन में शारीरिक शक्ति की चिंता के साथ साथ वृद्धावस्था आ जाती है। इस प्रकृति वृद्धावस्था से असंतुष्ट होकर आत्मसंतोष से भी हाथ धो बैठती है। अब इससे 4 प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ये 4 प्रश्न जो हैं, ये पहला प्रश्न है, वृद्धावस्था किन्हें अपना शिकार नहीं बना सकती। तो आप वहाँ ढूंढिएगा तो मिलेगा कि जिन्हें भविष्य की चिंता है, जिन्हें कर्म की चिंता है, जो कर्मशील होते हैं और जो सदा आत्मसंतोष, जिनको आत्मसंतोष मिलता है, वैसे व्यक्ति कभी वृद्धावस्था उन लोगों को कभी शिकार नहीं बना सकती। तो उत्तर होगा यहाँ पे लिखा हुआ है, जिन्हें भविष्य की चिंता है वृद्ध नहीं है, वह तरुण ही है, क्योंकि उन्हें कर्म की चिंता है। जो कर्मशील होते हैं उन्हें सदा आत्मसंतोष मिलता है। ऐसे लोगों को वृद्धावस्था अपना शिकार नहीं बना सकती। दूसरा प्रश्न है, कैसे लोग आत्मसंतोष से हाथ धो बैठते हैं। तो उत्तर होगा, जो लोग एकमात्र शरीर सुख को अपना लक्ष्य मानते हैं, उनके जीवन में शारीरिक शक्ति की चिंता के साथ साथ वृद्धावस्था आ जाती है। इस प्रकार के लोग वृद्धावस्था से असंतुष्ट होकर आत्मसंतोष से भी हाथ धो बैठते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न है, गद्यांश में किन्हें तरुण कहा गया। तो गद्यांश में पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को तरुण का अर्थ होता है किशोर, यंग। ठीक है, कहा गया है जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी को। अब यहाँ पर है अथवा, यानी कि ये गद्यांश को करना है या यहाँ पर जो पद्यांश दिया हुआ है इसको करना है। ठीक है, अथवा में दिया हुआ है तो दोनों में से आपको एक ही बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। अगर आपको गद्यांश समझ में आ रहा है तो गद्यांश बनाइए। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है तो आप इसे बनाइए, दोनों बनाना नहीं है। पद्यांश देख लीजिए। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी, धीरे 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 तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास, मधुर मधुर है दोनों उसके अधर, किंतु जरा गंभीर नहीं है उनमें हास विलास। प्रश्न है, पद्यांश में किस समय का वर्णन है। तो पद्यांश में दिवासन का समय यहाँ पे स्पष्ट लिखा हुआ है, यानी कि दिवसावसान का समय है। यानी कि दिवसावसान होता है शाम, जब सूरज डूब जाता है, सूर्यास्त हो जाती, उस समय से 12 बजे के समय को दिवसावसान कहा जाता है, यानी कि संध्या बेला। अगला प्रश्न है, यहाँ आसमान से किसके उतरने की बात कही जा रही है। तो आसमान से उतर रही है कौन, संध्या सुंदरी। तो यानी कि उत्तर क्या होगा, संध्या सुंदरी। अगला प्रश्न है, तिमिरांचल में चंचलता का नहीं कहीं आभास से क्या आशय है। ठीक है, तो आशय क्या है, उसके अंधकार रूपी आंचल में कहीं भी चंचलता नहीं, अर्थात संध्या के आगमन के साथ ही पृथ्वी पर अंधकार फैल जाता है, चारों ओर शांति छा जाती है। ठीक है, अब खंड ख आते हैं, अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, रचनात्मक लेखन से। अब इसमें कि यहाँ देखिए, निर्देश को आप जरूर पढ़िएगा कि निर्देश जो भी दिया जाता है उस निर्देश को आपको पढ़ना है, क्योंकि
निर्देश में 2 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 2 बनाना होगा, 4 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से 3 बनाना होगा। तो निर्देश बहुत जरूरी है पढ़ना, ठीक है। अब यहाँ पर निर्देश दिया कि नहीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, जबकि यहाँ पर 4 प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। रचना और अभिव्यक्ति में 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्न में से किसी 2 को ही बनाना है। पहला प्रश्न है अनुशासन अथवा महिला सशक्तिकरण पर निबंध लिखिए। तो यहाँ पर भी 2 ऑप्शन है आपका, महिला सशक्तिकरण और अनुशासन। इन दोनों टॉपिकों में से एक टॉपिक पर ही आपको निबंध लिखना है। तो यहाँ मैं अनुशासन का भी लिख दी हूँ और महिला सशक्तिकरण का भी लिखा हुआ है। तो आप दोनों में से एक को बनाइएगा। अनुशासन बनाना है तो अनुशासन का लिखिएगा, और महिला सशक्तिकरण का बनाना है तो महिला सशक्तिकरण को लिखिएगा। तो यहाँ पे अनुशासन के बारे में लिखा हुआ है, आप इसको जूम करके अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है। अनुशासन का क्या अर्थ होता है, अनुशासन का क्या महत्व है, अनुशासन से क्या लाभ है, अनुशासन से कोई हानि है तो वो भी लिखिए। और लास्ट में आप क्या लिखिएगा, निष्कर्ष लिखिएगा, ठीक है। लास्ट में क्या लिखिएगा, निष्कर्ष बताइएगा। अब दूसरा है महिला सशक्तिकरण, ठीक है। ये दोनों नहीं लिखना है, मैं बार बार बता रही हूँ आपको कि दोनों नहीं लिखना, अनुशासन या महिला सशक्तिकरण दोनों में से एक लिखना है। अब यहाँ पर महिला सशक्तिकरण के बारे में भी लिखा हुआ है, आप इसको जूम करके आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो महिला सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, किस किस क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सकता है, ये सारा आपको लिखना होगा। लास्ट में क्या लिखोगे, निष्कर्ष। निष्कर्ष लिखने के बाद ये खत्म। उसके बाद दूसरा ऑप्शन ख नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र विषय की पढ़ाई ना हो पाने से उत्पन्न कठिनाई को बताते हुए विद्यालय के प्राचार्य को समाधान हेतु पत्र लिखिए। यहाँ पे मैं बता रही हूँ बार बार कि 4 प्रश्न दिया हुआ है, क ख ग घ, ये चारों में से सिर्फ 2 ही बनाना है। अगर ये निबंध आप बनाते हैं तो लेटर बना सकते हैं, और नहीं तो आपको जो अच्छा लगे, जो आपको आता है वो आप बनाइएगा। तो यहाँ पर पत्र दिया हुआ है, तो पत्र मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। फॉर्मेट देख लीजिए कि किस तरह से औपचारिक पत्र में फॉर्मेट बनाया जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम प्रधानाचार्य को लिखेंगे सेवा में। आप यहाँ पर प्रधानाचार्य के बाद स्कूल का नाम दोगे और कहाँ से लिख रहे हो वो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद विषय लिखोगे। विषय आपका क्वेश्चन में ही लिखा रहता है, अर्थशास्त्र विषय की पढ़ाई ना हो पाने से उत्पन्न कठिनाई, ठीक है। उसके बाद महोदय जी करके आप यहाँ पर अपनी बात रखेंगे कि आपको क्या क्या कठिनाई हो रही है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम निवेदन करते हुए अपना नाम, अपना कक्षा और अपना संकाय बताना है। उसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है उस पर उतरना है, ठीक है। तो ये आप इसको जूम करके लिख लीजिएगा। नेक्स्ट ग नंबर का क्वेश्चन है, दैनिक समाचार पत्र के संपादक को बढ़ते प्रदूषण और अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध कीजिए। तो ये भी आपका औपचारिक पत्र ही है, तो इसमें भी आपको बताना है, लिखना है। तो फॉर्मेट यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कैसे लोहरदगा लिखना है, दिनांक लिखना है। उसके बाद लोहरदगा यानी कि अपने जगह का नाम लिखना है, कोई भी प्लेस का नाम लिखना है, फिर दिनांक लिखना है, फिर किनको आप लिख रहे हैं, श्रीमान संपादक जी को लिख रहे हैं तो श्रीमान संपादक महोदय, और कौन से वो संपादक जो कौन से समाचार पत्र का संपादक है वो भी लिखना है। दैनिक जागरण यहाँ पे आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है दैनिक समाचार पत्र के संपादक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैनिक जागरण लोहरदगा। आप दैनिक जागरण अगर रांची है तो रांची, लोहरदगा है तो लोहरदगा, या कोई भी जगह का नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद विषय बताना है, ठीक है। विषय बताना है कि क्या विषय है, तो विषय यहाँ पर दिया हुआ है, क्या विषय है, बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधों की कटाई के बारे में पत्र, ठीक है। तो के विषय में हम लिखेंगे यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर महोदय लिखेंगे, ये गलत हो गया है, महोदय यहाँ पर आएगा, ठीक है, महोदय कोमा। उसके बाद यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, मैं अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से सरकार के अधिकारियों का ध्यान लोहरदगा में बढ़ती पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति और वृक्ष की कटाई रोकने के लिए के संबंध में बारे में बताना चाहती हूँ। तो क्या
आपके आसपास हो रहा है, कैसे बढ़ प्रदूषण बढ़ रहा है, पेड़ों की कैसे अंधाधुंध कटाई हो रही है, तो इसका आप नियंत्रण कैसे करोगे, इसका अनुरोध करते हुए लिखना है। तो ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, लास्ट में भौदीय करके अपना नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घ नंबर, समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो समाचार लेखन की जो भी विशेषताएं हैं, इन सभी विशेषताओं को आपको बताना है। पहले तो बताना है कि समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो समाचार लेखन से जो भी आप समझते हैं वो लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। समाचार लेख एक कला है। पत्रकारिता जगत समाज को कथा स्टोरी भी कहते हैं। इसमें तथ्य, रोचक तथा जानकारी, कौतूहल एवं विचार तत्व आदि का सामंजस्य होता है। ठीक है, तो ये आप इसको पढ़ लोगे। उसके बाद समाचार लेखन की विशेषताएं, ये पूछा है कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो विशेषताएं भी यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, कौन कौन सी विशेषताएं हैं ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आगे है, देखिए विशेषताएं यहाँ पूरा दिया हुआ है, आप इसको पॉइंट वाइज भी लिख सकते हैं। अब आते हैं खंड ग में पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न पूछा गया है। पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का है। तो आपको यहाँ पर सप्रसंग व्याख्या, सप्रसंग यानी कि प्रसंग के साथ संदर्भ, स आ जाता है तो यानी कि स से संदर्भ, प्रसंग लिखना है और व्याख्या। यहाँ देखिए 3 प्रश्न बनता है। स से हो गया संदर्भ, ठीक है, प्रसंग आ ही गया, उसके बाद यहाँ पर व्याख्या, ये व्याख्या भी लिख दी। यानी कि जो भी कविता दिया हुआ है, जो भी पद दिया हुआ है, उन पदों का अगर सब प्रसंग व्याख्या कहता है तो संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या, उसके बाद विशेष भी लिखना, यानी कि 4 प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर स्क्रीन में आप देख सकते हैं, ये कविता यहाँ पर दिया हुआ है। मैं जानू निज नाथ सुभाव, अपराधियों पर कोह ना काऊ, मोह पर कृपा स्नेहु विसेखी, खेलत खुनिस न कब हूँ देखी। अब इसका सप्रसंग व्याख्या पूछा है प्रश्न में, तो सप्रसंग यानी कि संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में हम लिखते हैं किसी, जो भी पद यहाँ पर दिया हुआ है, इसका पाठ का नाम और कवि का नाम। ठीक है, पाठ का नाम, कवि का नाम यहाँ पे मैं लिख दी हूँ। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक अंतरा के भरत राम का प्रेम शीर्षक पाठ से लिया गया है। यह पद जो है रामचरितमानस की अयोध्या कांड में संकलित है, जिनके कवि तुलसीदास जी हैं। तो इसमें पाठ का नाम आ गया, किताब का नाम आ गया और कवि का नाम आ गया। उसके बाद आता है प्रसंग। प्रसंग में हम क्या लिखते हैं कि ये जो कविता दिया गया है, इस कविता में किन का वर्णन है, किस चीज़ का वर्णन कवि ने किया है। तो इन पंक्तियों में भरत का अपने भाई श्री राम के प्रति मातृत्व प्रेम का वर्णन किया है। सॉरी, यहाँ पे माँ हो गया, भा होगा। ठीक है, भातृत्व प्रेम का वर्णन किया है। एवं राम के वन गमन को भरत अपना दुर्भाग्य मानते हैं। इस पद में भरत के दुख का चित्रण किया गया है। ठीक है, उसके बाद आते हैं व्याख्या में। व्याख्या में इसका क्या करना है, हम लोगों को व्याख्या बताना है। इन पंक्तियों में राम के प्रति भरत का जो प्रेम तथा श्रद्धा का भाव उन्हें रोमांचित कर रहा है। भरत कहते हैं कि मैं अपने भाई के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ। वह अपराध करने वालों पर भी कभी क्रोध नहीं करते। मेरे ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे तथा मुझ पर उनका विशेष स्नेह ही रहा। बचपन में खेलते समय उन्हें मैंने कभी भी गुस्सा होते नहीं देखा। उन्होंने कभी भी मुझे अपने से अलग नहीं किया। अब यहाँ पर अर्थ देखते हैं, मैं अर्थ समझा दे रही हूँ, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। मैं यानी कि मैं, जानू मतलब होता है जानता हूँ, निज मतलब अपने, नाथ मतलब स्वामी यानी कि राम के लिए प्रयोग हुआ, स्वभाव मतलब स्वभाव। तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ अपने राम के स्वभाव को, यानी कि भरत यहाँ पर कह रहे हैं कि मैं अपने प्रभु श्री राम के स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ। अपराधियों पर कोह ना काऊं, अपराधियों मतलब अपराधियों पर कोह ना काऊं यानी कभी भी गुस्सा नहीं करते हैं। मोह पर कृपा स्नेह विषय की, मोह पर यानी कि मेरे ऊपर उनकी विशेष कृपा रही है। किनकी? राम की। किसके ऊपर? भरत के ऊपर। खेलत खुनिस न कबहू देखी, खेल खेल में भी उन्हें कभी गुस्सा करते नहीं देखा गया है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? व्याख्या तो हो गया, अब लिखेंगे विशेष। विशेष में क्या लिखेंगे? कविता का विशेष। पहला पॉइंट होगा भारत का अपने भाई के प्रति भ्रातृत्व प्रेम का वर्णन है, भाषा अवधि है, दोहा चौपाई छंद है, इसमें अलंकार का प्रयोग हुआ है,
अनुप्रास अलंकार का। ठीक है, उसके बाद है ख नंबर में पी सो कहेहु संदेशरा ए भौरा ए काग सो धनी विरह जरी गई तेहि धुआं हमला। इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से एक को बताना है। ये दोनों में से एक अथवा है, तो या तो आप ख को बना सकते हो या तो आप क को बना सकते हो। ठीक है, इसमें भी उसी तरह से कौन सा पाठ से है, कौन सा कवि है, कौन कवि है, क्या वर्णन है, तो हम संदर्भ में पाठ कवि का नाम लिखेंगे, प्रसंग में क्या कहा है कवि ने उसका वर्णन करेंगे, उसके बाद हम व्याख्या करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम विशेष बताएंगे कि क्या है विशेष। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, क ख ग। अब 3 प्रश्न में से कितना बनाना है, 2 प्रश्न बनाना है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ कि आप निर्देश को अच्छी तरह से पढ़ोगे। पहला प्रश्न है, माघ महीने में विरहनी को क्या अनुभूति होती है। तो 12 मासा से लिया गया है ये क्वेश्चन। 12 मासा में हमने अघन महीना, पूस महीना, माघ महीना और फाल्गुन महीना नागमती के वियोग का वर्णन कवि ने किया है, उसको हम लोगों ने पढ़ा। तो माघ महीने, सिर्फ यहाँ पर माघ महीने में विरहनी को क्या अनुभूति होती है, अपने पति के बिना उसको कैसा फील होता है, कैसा उसको एहसास होता है, कैसे वो दुख काट रही है माघ महीने का, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर पूरा आंसर दिया हुआ है, आप इसको क्या करिएगा, पढ़ लीजिएगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है। ये प्रश्न भरत राम और प्रेम पाठ का जो दूसरा है पद, उस पद से लिया गया है, जिसमें कौशल्या श्री राम के बचपन की जूतियों को, उनके धनुष बाण को देख करके अपने आँखों से लगा लेती है और वो बचपन में खो जाते हैं। उनको ये एहसास ही नहीं होता है कि मेरा राम मेरे पास नहीं है। ठीक है, तो वो यहाँ पर इसीलिए क्वेश्चन ही पूछा है कि उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, तो कैसा उसको फील होता है राम के बचपन की वस्तुओं को देख करके, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, कवि ने चाहत चलन या संदेश ओले सुजान को क्यों कहा है। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न आपका लिया गया है घनानंद के कवित्त से, जिसमें घनानंद कवि जो है सुजान से प्रेम करते हैं, लेकिन सुजान जो है वो घनानंद के पास नहीं आते हैं। तो जब घनानंद का आखिरी वक्त आ जाता है, जब घनानंद के ओठों तक उसका आत्मा आ जाती है, उसका जीवन निकलने वाला होता है, तो वो निकलता नहीं है, इस इंतजार में कि कब सुजान आए और उसको एक बार देख ले। इस प्रतीक्षा में उसका प्राण भी नहीं निकलता है। ये यहाँ पर उत्तर दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 5 नंबर में भी किन्हीं 2 ही प्रश्नों को उत्तर देना है, 3 प्रश्न दिया हुआ है। ठीक है, पहला प्रश्न है, लोमड़ी स्वेच्छा से शेर के मुंह में क्यों चली जा रही थी। स्वेच्छा मतलब अपनी इच्छा से। तो ये असगर वजाहत द्वारा लिखित जो 4 लघु कथा है, शेर, पहचान, साझा और 4 हाथ। ठीक है, तो उसी से ये क्वेश्चन है कि लोमड़ी शेर के मुंह में स्थित रोजगार दफ्तर में दरख्वास्त देने के लिए स्वेच्छा से जा रही थी। क्यों स्वेच्छा से जा रही, क्योंकि शेर जो है उन लोगों को ये यकीन करा दिया था कि मेरे मुंह के अंदर क्या है, रोजगार है, हरी हरी घास है। तो उनकी बातों में विश्वास करके लोमड़ी भी स्वेच्छा से उसके मुंह में दफ्तर में रोजगार पाने के लिए जा रही थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, अमझर से आप क्या समझते हैं। अमझर गांव में सूनापन क्यों है। तो अमझर से क्या समझते हैं, अमझर 2 शब्दों में तोड़ेंगे तो अमझर यानी कि आम का झड़ना। तो जाहिर सी बात है, जब अमझर गांव का नाम है, अमझर जो है, अमझर का अर्थ होता है आमों का झड़ना। तो अमझर एक गांव का नाम था और ये गांव जो है, इसमें बहुत सारे आम के पेड़ थे और इसमें आम इतने फलते थे कि वो झड़ झड़ कर नीचे गिरते थे, इसलिए उस गांव का नाम ही अमझर पड़ गया। तो अमझर गांव में अब सूनापन क्यों है, क्योंकि वहाँ अमरौली प्रोजेक्ट की एक सरकारी घोषणा, यानी कि वहाँ पर अमरौली की प्रोजेक्ट सरकारी घोषणा के बाद उस गांव में
सभी लोगों को विस्थापित किया गया था, यानी कि उस गांव से सभी लोगों को हटाया जा रहा था, इसलिए उस गांव में सूनापन छाया हुआ था। अगला प्रश्न है ग नंबर, उस छोटी सी मुलाकात में संभव के मन में क्या हलचल उत्पन्न कर दी, इसका सूक्ष्म विवेचन कीजिए। अब ये तीसरा प्रश्न जो है दूसरा देवदास पाठ से लिया गया है। ममता कालिया इसकी राइटर है, लेखिका है। तो पल भर यानी कि क्षण भर जो मुलाकात हुई थी पारो से देवदास का, तो संभव का, तो उसके मन में क्या हलचल हो रही थी। उस छोटी सी मुलाकात, होता है ना कभी कभी कि किसी से हम 2 मिनट के लिए मिलते हैं तो पूरे दिन हमारे मन में हलचल रहती है उसको देख के, तो वही उसके दिन में जो दिमाग में मन में हमेशा यही छाया हुआ था, उसके दिलो दिमाग में यही छाया हुआ था कि वो 2 मिनट का जो मिलन था, है ना, जिसमें सटना, पारो का संभव से सट जाना, उनके बाल का लट दिखाना, पंडित जी द्वारा सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना, ये सभी चीज़ें उनके मन में हलचल उत्पन्न कर रही थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है निर्मल वर्मा की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। तो किन्हीं 2 रचना का नाम लिखना है। पहला तो आप, अगर आपको पता नहीं है कि कौन सा होगा, तो आप पाठ को तो जानती है ना, तो निर्मल वर्मा जहाँ कोई वापसी नहीं लिखा है, यानी कि ये निर्मल वर्मा का पहला हो गया। दूसरा एक याद कर लीजिए, एक तो किताब से है ही आपका, एक याद कर लीजिए परिंदे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी का अथवा में दिया है, यानी कि ये आप बनाइए या तो आप ये बनाइए। असगर वजाहत का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो असगर वजाहत का जन्म 1946 में फतेहपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अगला प्रश्न है कोया किसे कहते हैं, उसकी विशेषताएं बताइए। कोया बिस्कोहर की माटी जो प्रभास जोशी द्वारा रचित है उस पाठ से लिया गया है। इसमें कोया एक जल में खिलने वाला पुष्प है, ठीक है। इसको हम लोग कुमुद भी कहते हैं, कोकाबेनी भी कहते हैं, ठीक है। अब इसकी विशेषताएं पूछा गया है। तो पहली विशेषता होगा कोया पानी से भरे गड्ढे में भी सरलता से पैदा हो जाए, थेथर जात जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कोया कहीं भी पानी में पानी भरा है गड्ढा में, तो वहाँ पर सरलता से ये पुष्प जो है वो पैदा हो जाती है। दूसरी विशेषता है कि ये उत्तर भारत में अधिक पाया जाता है। तीसरी विशेषता शरद ऋतु में चांदनी रात में तालाबों में चांदनी का प्रतिबिंब और श्वेत वर्ण का कोया एक समान हो जाती है, यानी कि दोनों का मिलते हैं आपस में तो ऐसा लगता है दोनों एक हो गए हैं। और चौथा इसकी विशेषता है कि इसकी खुशबू मन को बहुत प्रिय लगती है, ठीक है। या आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं, आप 7 में इसको लिख सकते हैं, या इस प्रश्न को लिख सकते हैं अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। दोनों में से एक बनाना है। हम लोगों ने पढ़ा लास्ट चैप्टर अंतराल का, जिसमें अपना मालवा खाओ उजाड़ू सभ्यता में इस शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए, यानी कि ये शीर्षक कैसे सटीक है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कैसे सटीक है, यहाँ पे पूरा दिया हुआ है, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो रहा था। यही अत्याचार हो रहा था ना कि जब उसका छोटा भाई आ गया तो वो अपनी माँ का दूध नहीं पी पा रहा था, उसके भाई ने उस पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। और उसको गाय का बेस्वाद दूध पिलाया जा रहा था जिसको वो नहीं पीना चाहता था, तो इसलिए उसकी माँ ने अपने स्तन में क्या लगा लिया था, उपटन लगा लिया था, जिससे उसको कसेला लगेगा तो वो पिएगा नहीं, ठीक है। तो इस तरह से उस पर अत्याचार हुआ, आप पढ़ लीजिएगा एक बार। या आप इस प्रश्न को लिख सकते हैं अब मालवा में वर्षा नहीं होती, वर्षा का पानी नहीं गिरा करता था, उसके क्या कारण है। मतलब पहले मालवा में बहुत सारा पानी गिरता था, मतलब वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब नहीं होता है, इसके क्या कारण है। तो इसके निम्नलिखित कारण है, ठीक है। इसके निम्नलिखित कारण है, क्या है निम्नलिखित कारण। पहला कारण है औद्योगिकीकरण ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है, जिसके कारण पर्यावरण में भयंकर बदलाव देखने को मिले हैं। इसने जल थल तथा भूमि प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। दूसरा, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता के कारण भी मौसम पर प्रभाव पड़ रहा है, यह गर्म होती है जिसके कारण वायुमंडल और ओजोन परत को नुकसान पहुँच रहा है। तीसरा है पेड़ों की अत्यधिक कटाई के कारण भी मालवा धरती उजड़ने लगी और हमारी प्रकृति नष्ट होती जा रही है। तो इस तरह से ये सभी प्रश्न हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉडल सेट 2 का सब्जेक्टिव जो प्रश्न दिया हुआ है उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।